गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी में वैक्यूल्स के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शंस और उनके अलग अलग डोमेन्स जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको डिटेल में हमने बात किया। फिर हमने लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करी और आज हम बात कर रहे हैं वैक्यूल्स की। तो जब हमने लाइसोसोम के बारे में बात करी थी तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर में एक पॉइंट कंसीडर किया था कि लाइसोसोम आर नथिंग बट द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर contained with multiple different kind of acid hydrolases or the different kind of enzymes. Almost the same thing is true for the vacuoles, but the size of the vacuole is larger than the lysosome. Now, prima facie हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वैक्यूल्स और लाइसोसोम में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या वो दोनों चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो हम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वैक्यूल्स प्लांट्स और फंजाई में होते हैं, जबकि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं। दोनों का लगभग लगभग काम एक जैसा सही है, लेकिन वैक्यूल्स का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है उनके फंक्शन और उसके फायदे दोनों ही ज़्यादा हो जाएंगे। यूजुअली ऑन एन एवरेज एक सेल की जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, उसका 30 से 90% आयतन वैक्यूल्स कवर करे हुए रहता है, जिसकी वजह से पादप कोशिका प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कॉर्नर पोजीशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन को वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। पहली चीज़, इतना बड़ा एरिया है तो स्टोर करेगा काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा जिनमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और इनर्ट मटेरियल या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होगा जिसको इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर किया जाएगा। उसकी वजह से वहाँ पे टर्गर प्रेशर जनरेट होगा और टर्गर प्रेशर के लिए एक्टिव प्रोसेस भी होगी, पैसिव प्रोसेस भी होगी। तो इस तरह से वैक्यूल्स के मल्टीपल फंक्शन है, बट हम इसको यूजुअली प्लांट्स के या किसी भी सेल बायोलॉजी में बहुत ही कम हम इसको फोकस देते हैं, अटेंशन देते हैं वैक्यूल्स को। जबकि अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, rather you can say, in terms of the reproductive fitness. Why? We can consider like that. For example, रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्लांट्स में होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनमें पॉलिनेशन प्रॉपरली होता रहे, और पॉलिनेशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंसेक्ट्स पॉलिनेटर का काम करते हैं और वो किसी न किसी कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं या तो कोई खुशबू से वो अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉलिनेटर्स के लिए एंथोसाइनिन या फ्लेवेनोइड्स जो उनको दिखाई देते हैं वो सभी वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो अभी सोचिए कि अगर वैक्यूल्स ना हो तो पिगमेंट स्टोर्ड नहीं हो पाएगा, और पिगमेंट अगर स्टोर्ड सिचुएशन में नहीं हो पाएगा तो पॉलिनेशन के चांसेस नहीं हैं और अगली जनरेशन पैदा होने के बहुत कम रास्ते बच जाते हैं प्लांट्स में। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन नहीं हो तो प्लांट का स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा। कुछ स्पीसीज कर सकती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन डेफिनेटली उनमें रिकॉम्बिनेशन और जो सर्वाइवल के चांसेस होंगे वो रिड्यूस होते चले जाएंगे और एक लंबे कालांतर में ऐसा हो सकता है कि वो एवोल्यूशनरीली स्पीसीज उतनी फिट नहीं रहे और दूसरी स्पीसीज उनको आउट कम्पीट करके और एक्सटेंशन की तरफ धकेलती चली जाए। सो वैक्यूल्स को अगर हम इस नज़रिए से देखते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरी चीज़, अगर ये स्ट्रक्चर अगर हम कंपेयर करें लाइसोसोम से तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इस स्ट्रक्चर में वी टाइप एटीपीएजेज होंगे टोनोप्लास्ट में, जो कि वैक्यूल्स का एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर है। उसमें एटीपी वी टाइप एटीपीएजेज एक टाइप के पंप है जो प्रोटोन को वैक्यूल के अंदर पंप करेंगे, जिसकी वजह से वैक्यूल का पीएच 5 और उससे कम हो जाता है और उस पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस
और दूसरे टाइप के एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और वो काफ़ी टॉक्सिक जो मटेरियल होगा उनको तोड़ दिया करेंगे और या फिर उसको इनर्ट फॉर्म में मेंटेन करेंगे। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि साइनाइड कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो साइनाइड और ग्लाइकोसाइड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो इनर्ट मटेरियल बन जाता है। लेकिन जब इसको काट दिया जाए, और ये तब होता है जब हर्बीवोर्स पत्तियां काटते हैं, तो उसमें वैक्यूल्स जो होंगी वो भी रप्चर हो जाएंगी और वैक्यूल्स के अंदर साइनाइड ग्लाइकोसाइड्स जो होंगे वो साइटोप्लाज्म के ग्लाइकोसाइडेजेस से एक्सपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइड मोइटी वहाँ से हट जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो साइनाइड एक्सपोज हो जाएगा, और साइनाइड अगर एक्सपोज हो जाएगा तो वो हर्बीवोर्स को डेटर करेगा, उनको दूर भगाएगा, उन पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसकी वजह से वो दूर होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वैक्यूल्स बेसिकली जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर करके उनका फ़ायदा भी लेता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि इट इज़ यूजफुल इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। सेकेंडरीली इट मे बी इट एक्ट एज अ स्टोरेज सेल ऑर्गेनल, जिसमें शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, मल्टीपल आयंस, ये सभी स्टोर्ड रहते हैं। और इन सभी के स्टोरेज की वजह से इसमें वाटर की डिमांड कंसिस्टेंटली बनी हुई रहती है, और उसकी वजह से इसका टारगेट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ये टारगेट प्रेशर सेल की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और सेल के शेप और उसके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी ज़रूरी है। तो सेल शेप और सेल्यूलर ग्रोथ के लिए वैक्यूल्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और यही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सिचुएशन, जब सीड जर्मिनेशन हो रहा होता है तो वैक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनको डिग्रेड करके अमाइनो एसिड में तब्दील करवा दिया जाता है, और डेवलपिंग जो एम्ब्रायो है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे उसको वो अमाइनो एसिड सप्लाई करे जाते हैं, जो कि उस टाइम पे खास ज़रूरत होती है। तो डेवलपमेंट में भी वैक्यूल्स का इस तरह से एक बहुत बड़ा रोल है। और ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिप्रोडक्टिव फिटनेस प्लांट्स का बढ़ जाता है, और इस तरीके से वो एवोल्यूशन में दूसरी स्पीसीज से compete भी कर पाता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फर्दर दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।